दोस्तों बात करें अगर हम आज द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों आज 4 जून है जैसे। एंड आज फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के। तो लगभग 8,000 कैंडिडेट्स का जो किस्मत होगी वो आज यहाँ पे डिसाइड करी जाएगी। पर आप जानते होंगे कि 1 जून की शाम को ही हमारे सामने जो एग्जिट पोल्स थे वो हमें देखने को मिल गए थे। उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि जो बीजेपी लेड एनडीए ब्लॉक है उनकी एक डेफिनेटली मेजोरिटी देखने को मिल रही है। जिस वजह से अगर मैं बात करूं, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, कल इनमें बहुत एक हैवी उछाल देखने को मिला है। राइट। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि स्टॉक मार्केट को इस चीज से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है, सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, उनकी क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। अब क्योंकि ऐसा एग्जिट पोल जैसे दिखा रहे हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, तो इस वजह से कल के दिन बहुत एक मैसिव लेवल के ऊपर इनमें एक रैली देखने को मिली है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 4 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कशन होगा विद रिगार्ड्स टू सिकल सेल डिजीज के बारे में। थोड़ा सा मैं पहले आपको इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सिकल सेल डिजीज का, कि आखिर अर्थ क्या होता है या कहाँ से ये वर्ड आया। देखो, आप सभी लोग ना ब्लड के बारे में जानते होंगे, राइट। एंड जब हम ब्लड की बात करते हैं तो उसमें आप रेड ब्लड सेल्स के बारे में भी जानते होंगे, आरबीसीज। अब इन्हीं जो आरबीसीज है ना, इनको एक नाम दिया जाता है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। मतलब इसी का ही नाम है, आरबीसीज का ही, एरिथ्रोसाइट्स। अब जब मैं बात करता हूँ आरबीसीज की, तो आप जानते होंगे आरबीसीज के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो इनका फंक्शन ये रहता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। सर कहाँ से? आपके जो लंग्स होती है ना, उन लंग्स से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है आरबीसीज का। कैसे होता है ये? दरअसल में आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, वो यहाँ पर इसके साथ बाइंड होके अकॉर्डिंगली पूरे बॉडी के अंदर, मतलब लंग्स के थ्रू पूरे सब बॉडी के टिश्यूज के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। प्लस एट द सेम टाइम जब मैं बात करूं आपके कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल होता है वो भी यहाँ पे आरबीसीज के द्वारा ही किया जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं आरबीसीज के। ठीक है। अब यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर नोटिस करना, जो आरबीसीज की शेप आप देखिए। जब मैं बात करता हूँ इनकी शेप की, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये डिस्क शेप्ड के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब जब ये डिस्क शेप के अंदर होते हैं तो बहुत ही आसानी से आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर पाते हैं, अच्छी बात है। पर अगर मान लो इनकी जो शेप है वो अब जाकर डिस्क शेप ना होकर कुछ क्रिसेंट शेप की हो जाए, तो समझ रहे हो, ये मैं आपके सामने क्रिसेंट बना रहा हूँ। डिस्क तो आपकी ऐसे सर्कुलर टाइप्स हो गया, पर अगर मान लो ये क्रिसेंट शेप हो जाएगा, उस केस में दिक्कत क्या आएगी? उस केस में दिक्कत ये आएगी ब्लड वेसल्स के अंदर ये मूव नहीं कर पाएंगे। एंड अगर ये मूव नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, आसानी से मूवमेंट नहीं हो पाएगी। एंड जब ये ब्लॉकेज हमें देखने को मिलती है, तो उससे क्या होगा? उससे ब्लॉकेज होगा, आपकी बॉडी में पेन होगा, ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। दरअसल में होता पता क्यों है? क्योंकि ये एक जेनेटिक एरर है, राइट। बहुत बार इसकी अलग अलग थेरेपीज यहाँ पे सजेस्ट करी जाती हैं। कोशिश भी है कि इसके रिगार्डिंग और भी यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स लेकर आ जा पाए। तो आईसीएमआर ने अभी आज के समय ऑरल फॉर्मुलेशन की बात करी है ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया, ताकि इस चीज को ट्रीट किया जा पाए। बाकी जैसे मैं आपको कह रहा था, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो गया, बहुत सारे इन्फेक्शंस, एनीमिया, स्ट्रोक, ये सब देखने को मिल जाते हैं। बात करें भारत देश की, तो हर साल लगभग 30,000 से 40,000 जो बच्चे होते हैं ना, वो इस डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं, राइट। सिम्टम्स यही है कि जो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से जब कहीं डैमेज जीन्स को यहाँ पे इनहेरिट करते हैं, उसकी वजह से आपको सिकल सेल डिजीज देखने को मिल जाती है। बाकी और भी अगर आप डेटा देखना चाहो, तो लगभग 2 करोड़ लोगों को देश के अंदर आपको सिकल सेल डिजीज आपको देखने को मिल जाएगी। साउथ एशिया के अंदर इंडिया की हाईएस्ट प्रेवलेंस है इन टर्म्स ऑफ सिकल सेल डिजीज। ये चीज तो हमें पता ही थी। पर जब हम सिकल सेल डिजीज की बात करते हैं ना, तो एक मिलती जुलती बीमारी और है यहाँ पे इसके साथ ही, जिसको हम जानते हैं थैलेसीमिया के नाम से। थैलेसीमिया भी पेरेंट्स से ही बच्चे के अंदर जीन्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर ही है। पर यहाँ पर होता पता क्या है? जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया, अगर आपकी जो बॉडी है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को यहाँ पे ज्यादा फॉर्म ही ना करे, तो उस केस में क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट था वो अपने आप अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। एंड उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, सांस लेने के अंदर दिक्कत आ सकती है,
नौशिया हो गया, फटीग, थकावट वगैरह, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ऐसे केसेस के अंदर जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या होता है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। समय-समय के ऊपर आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कई बार इस ब्लड चढ़ाने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन भी इकट्ठा हो जाता है, जिसके केस में ना फिर चेलेशन, जो कि एक मेथड होता है जिसके माध्यम से आपके जो हैवी मेटल्स होते हैं, उनको आपकी ब्लड स्ट्रीम से हटाया जाता है, वो कई बार यहाँ पे किया जाता है। थैलेसीमिया के अंदर भी इंडिया में बहुत सारे बच्चे आप नोटिस करोगे, लगभग आपको देखने को मिल जाएँगे। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंडिया के अंदर ही आपको थैलेसीमिया के देखने को मिलते हैं। तो दीज़ आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग दीज़ 2 थिंग्स, सिकल सेल डिजीज़ एंड थैलेसीमिया, जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू एक्सरसाइजेस। दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो है जिसका नाम है एक्सरसाइज रेड फ्लैग, एंड दूसरा है रिम पैक। रिम पैक क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज रेड फ्लैग की, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के द्वारा। एंड यहाँ पर ना सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा बहुत सारे और देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? तो जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो यूएस ने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, ये 1975 में स्टार्ट करी थी, पर भारत ने इसको पहली बार ज्वाइन किया 2008 के अंदर। अब ये जो एक्सरसाइज दो जगह पे होती है, एक नवाडा के अंदर एयरफोर्स बेस है एंड दूसरा अलास्का के अंदर आपको एयरफोर्स देखने को मिल जाएगा। इंडिया के लिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेशनल मिलिट्री कॉपरेशन में ये प्रमोट करता है। बाकी हमें बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि एक प्रॉपर रियलिस्टिक ट्रेनिंग हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, ये थी हमारी क्या, रेड फ्लैग एक्सरसाइज, जहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल नेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आपस में कितनी इंटरऑपरेबिलिटी है, कैसे कॉम्बैट के लिए रेडी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। दूसरा मैंने जो आपको बताया दैट इज रिम पैक। रिम पैक की फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये एक मतलब बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा रन होती हुई देखने को मिल जाएगी। और ध्यान में रखना, ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में ये एक बार होती है। 1971 के अंदर ये स्टार्ट हुई। उस समय यहाँ पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा थे। पर कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, पहले ये एक एनुअल एक्सरसाइज होती थी, हर साल होती थी, बट लेटर ऑन 1974 के बाद ये 2 साल में होने वाली एक एक्सरसाइज बन गई। एंड आज के समय तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, पर स्टार्टिंग में बहुत ही कम, यहाँ पे 3 कंट्रीज ही आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसका फोकस रहता है नेवीज के ऊपर। समझ पाए इस चीज को? जब मैं बात करता था ना आपकी एक्सरसाइज रेड फ्लैग की, वहां मैंने बात करी थी किसकी? आपकी एयरफोर्स की। जब मैं बात करता हूँ रिम पैक की, तो यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं, उनकी नेवीज की बात कर रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है? पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे रेड फ्लैग एंड रिम पैक एक्सरसाइज के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। देखो, रिसेंटली भारत के कोची, केरला के अंदर भारत ने जो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग थी, उसको यहाँ पे होस्ट किया। उसको खत्म हो चुकी है अब ये मीटिंग। एंड साथ साथ 26 कमेटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ ATCM यानी कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की, तो यहाँ पर अंटार्कटिका के रिगार्डिंग जो भी अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल मुद्दे हों, आपके साइंटिफिक मुद्दे हों, आपके गवर्नेंस के रिगार्डिंग मुद्दे हों, वो सारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं। पहले ये जो मीटिंग्स होती थी, ये 2-2 साल पे हुआ करती थी, बट 1994 के बाद से ये हर साल हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अपने आप में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ पे डिस्कशंस, मीटिंग्स, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो जो CEP है ना, कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसको यहाँ पे मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंतर्गत यहाँ पे बनाया गया था। इसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी भी बोला जाता है। ये जो आपकी CEP है ना, ये एडवाइस करती है आपकी ATCM यानी कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को, कि कैसे आप अंटार्कटिक के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब अंटार्कटिक ट्रीटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो एक्चुअली 1959 में उस समय जो 12 देश थे, उनके साइंटिस्ट जो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में इन्वॉल्व थे, उन्होंने यहाँ पे अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया। स्टार्टिंग में जो 12 सिग्नेटरीज हैं, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसमें इंडिया एक पार्ट नहीं था, बट बाद में जाके डेफिनेटली इंडिया इसका एक पार्ट बनता है। आज के समय यहाँ पर ना टोटल आपको 56 पार्टीज देखने को मिलती हैं, जिनमें से 29 है कंसल्टेटिव और 27 है नॉन कंसल्टेटिव। होता क्या है ना, जो नॉन कंसल्टेटिव वाली हैं वो पार्टिसिपेट तो करती हैं,
पर डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका रोल नहीं रहता, यानी कि वोटिंग वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। जो 29 नंबर की कंट्रीज है ना, टोटल 29 है, उनको बोलते हैं कंसल्टेटिव, ये पार्टिसिपेट करती हैं। अब आप पूछेंगे सर इंडिया किसके अंदर है? देखो इंडिया डेफिनेटली आपका जो कंसल्टेटिव वाली कैटेगरी है ना, उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो 2004 के अंदर इसके रिगार्डिंग एक सेक्रेटरीट भी फॉर्म किया जाता है, ताकि ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग देखी जा पाएँ। भारत की बात करें अंटार्कटिका के रिगार्डिंग, तो आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया को 1983 के अंदर ही कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस यहाँ पे मिल गया था। तो डेफिनेटली इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एंड जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है अंटार्कटिका के रिगार्डिंग, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट यहाँ पे किया जाता है। भारत के कुछ रिसर्च स्टेशन की अगर बात करूं, तो 1983 के अंदर दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे हमारा पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन था। दूसरा हमारा मैत्री हमें देखने को मिला। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है हमारा भारती। तो ये तीनों आपको ना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये इंडिया के अंटार्कटिक के ऊपर रिसर्च स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया डेफिनेटली जो अंटार्कटिक ट्रीटी है उसको पूरी तरह से मानता भी है, जिस वजह से हमने अंटार्कटिक एक्ट को भी पास किया है। इसके साथ ही ना, अब मैत्री वन तो देखो हो चुका है काफी पुराना, क्योंकि आप नोटिस करो मैत्री वन को तो हमने स्टैब्लिश किया था 1989 के अंदर। अब कहीं ना कहीं हम उसकी जगह के ऊपर नया स्टेशन मैत्री टू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी ऐसा माना जा रहा है कि 2029 तक उसके जो ऑपरेशन हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो मीटिंग हुई ना, इसके अंदर एक तो इंडिया ने ये बोला कि हाँ जी, जो हम मैत्री टू नया रिसर्च स्टेशन बनाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्वायरमेंट असेसमेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या उस वजह से क्या इश्यूज आ सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। इसके अलावा जो भी नए मैनेजमेंट प्लान थे उनको यहाँ पे अप्रूव किया गया। साथ में ये बात करेगी कि आपके जो भी टूरिज्म हो गया या नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज अगर हो रही हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक फ्रेमवर्क हो। तो ये इस पर्टिकुलर मीटिंग का एक मेजर आउटकम निकल के आया। इसके साथ ही साथ कोशिश ये है कि फोकस हम ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर करें, ताकि अंटार्कटिका हो गया या वहाँ के जो भी आपके कुछ और हैं, उनके रिगार्डिंग इश्यूज को हम यहाँ पे टैकल कर पाएँ। साथ में ही कैसे पेंगुइन को कंजर्व करना है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को यहाँ पे इनहेंस करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, प्लस एट द सेम टाइम एक माई स्टैम्प करके है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का लोगो आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली फोकस ये करता है कि कैसे लोगों के अंदर अंटार्कटिका की रानी अवेयरनेस जनरेट करे। तो अवेयरनेस के परस्पेक्टिव से भी ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। देखो पहले थोड़ा आप इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करो। ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये आपकी पेरियार रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है सर। अब देखो ये जो पेरियार रिवर है, एंड उसके ऊपर एक चीज और आप देखो, ये यहाँ पे ये जो मैं लोकेशन आपके हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज मुल्ला पेरियार डैम। अब ये जो मुल्ला पेरियार डैम है, आप नोटिस कर पाओगे कि सर ये ना आपका केरला स्टेट के अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये बना जो है वो आपका केरला स्टेट के ऊपर ही है, पर जो इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दरअसल में आ जाती है तमिलनाडु के पास। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे? देखो दरअसल में ना, ये जो एग्रीमेंट जाता है ये 1886 की बात है। उस समय के जो महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर थे, एंड साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा यहाँ पे ये लीज एग्रीमेंट हमें देखने को मिला, जिसके अंदर ना 990 ईयर्स के लिए लीज के ऊपर दिया गया फॉर डिफरेंट वर्क्स। बाद में देश आज़ाद होने के बाद भी 1970 के अंदर भी एग्रीमेंट होता है, जिसके माध्यम से तमिलनाडु को परमिशन दी गई कि आप इसके पावर भी इससे जनरेट कर पाओ। तो ये तो मतलब हो गया कि बात समझ आ गई कि मुल्ला पेरियार डैम दरअसल में है तो केरला के अंदर, पर ऑपरेट आपका तमिलनाडु करता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, आप सोचोगे कि डेफिनेटली इससे कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ ही सकता है, राइट? क्योंकि ऐसा केरला अक्सर बात करता है कि तमिलनाडु इस डैम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि बहुत पुराना डैम हो चुका है ना, तो वो सारे इश्यूज यहाँ पे तमिलनाडु प्रॉपर ध्यान नहीं रख पा रहा, ऐसा यहाँ पे केरला के द्वारा बोला गया है। तो समय समय के ऊपर कोशिश होती है कुछ मीटिंग के माध्यम से ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व किया जा पाए। तो अभी रिसेंटली एक मीटिंग होनी थी यहाँ पे, जहाँ पर केरला चाहता था कि नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस लेकर आ पाए, ठीक है ना, क्योंकि एक नया डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मुल्ला पेरियार के ऊपर। बट वो मीटिंग कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। बट आई होप आप सभी को मुद्दा यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो जो भी पानी वगैरह होता है उसको यहाँ पे पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एट द सेम टाइम मतलब तमिलनाडु के द्वारा यूज़ किया जाता है। देन उसको डायरेक्ट कर देते हैं सुरुलियार, जो कि एक तरह से वैगे रिवर की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिल जाएगी, राइट? एंड आसपास का जो थेनी हो गया एंड बाकी और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर लगभग 2 लाख हेक्टेयर लैंड को यहाँ पे इरीगेट भी ये करता है, राइट? तो बहुत पुराना डिस्प्यूट है, जैसे मैं आपको कह रहा था। कई बार ये भी मुद्दा आता है कि इसकी जो
हाइट है उसको रेस करने की बात करी जाती है। तमिलनाडु चाहता है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसकी हाइट रेस करने को, पर केरला बोलता है कि नहीं, सिर्फ आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डैम को एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। प्लस एट द सेम टाइम ना, कई बार जब ये डिस्प्यूट की बात होती है तो उसमें सर्वे ऑफ इंडिया का भी नाम आता है। अब आप पूछेंगे सर्वे ऑफ इंडिया का नाम क्यों आता है, क्योंकि दरअसल में ना यहाँ पे इसके पास में एक कार पार्किंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे ऑफ इंडिया को भी बोला है कि आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से एक गड़बड़ है, राइट। तो सर्वे ऑफ इंडिया उस काम की वजह से न्यूज़ में आता रहता है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है, और ये कंट्री का नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग मुल्ला पेरियार डैम जो आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है चेंगे 6 के नाम से। देखो चाइना की स्पेस एजेंसी ने ये बोला है कि चाइना ने एक अनक्रूड अनक्रू मतलब यहाँ पे बिना कोई क्रू मेंबर्स के एक स्पेसक्राफ्ट को फार साइड ऑफ द मून के ऊपर लैंड करवा दिया है। अब एक्चुअली समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मुद्दा क्या हो रहा है। देखो दरअसल में ना ये जो चाइना ने अपना यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट भेजा, ये भेजा गया उनका जो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, उसके माध्यम से। अब इस मिशन के अंदर हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक आपका ऑर्बिटर है, दूसरा रिटर्नर, तीसरा लैंडर एंड चौथा असेंडर। देखो हो पता क्या रहा है यहाँ पर ना, एक तो ऑर्बिटर जो भेजा, ऑर्बिटर क्या करेगा, ऑर्बिटर इस तरह से पूरे एरिया के चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब जो एक लैंडर है वो लैंडर वहां पे लैंड करेगा, राइट, जो कि कर भी चुका है फार साइड ऑफ द मून के ऊपर। अब कोशिश हमारी पता है क्या है कि चांद पे जाएं एंड वहां पे सैंपल इकट्ठा करें, वहां मिट्टी वगैरह का सैंपल इकट्ठा करें एंड उसको वापस धरती के ऊपर लेकर आए। पर ऐसा लेकर कैसे आएंगे, देखो उसके लिए हमारे पास ना रिटर्नर है। रिटर्नर मतलब एक बॉक्स कह सकते हो, जिसके अंदर हम यहाँ पे सैंपल लेकर आएंगे, पर अपने आप तो सैंपल आ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ना हमारे पास असेंडर भी है। असेंडर पता क्या करेगा, असेंडर एक थ्रस्ट जनरेट करेगा। थ्रस्ट जनरेट करने के माध्यम से ये ऊपर तक जाएगा जो रिटर्नर होगा, और ये रिटर्नर फिर आगे जाके ऑर्बिटर के साथ कनेक्ट कर जाएगा एंड वापस ऑर्बिटर फिर क्या करेगा, वो जो आपका रिटर्नर था उसको धरती पे वापस ले आएगा, जो सैंपल्स होंगे वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो ये फोकस था आपका चेंगे 6 मिशन का। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे लॉन्ग मार्च 5 से इसको लॉन्च किया गया था पिछले कुछ दिनों के अंदर, राइट। तो पहला ऐसा ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन है जो कि फार साइड ऑफ द मून से ये चीज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्राफ्ट ने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है साउथ पोल एटकिन बेसिन के ऊपर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 2 मेथड यूज किए जा रहे हैं मून की सैम्पलिंग के लिए। एक तो ड्रिलिंग करके माध्यम से वहां से सैंपल ले लिए जाएंगे, दूसरा है रोबोटिक आर्म को यूज करते हुए वहां पे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। काफी एडवांस चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव, लेजर, ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर, ताकि सारी चीज़ें हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ एंड प्रॉब्ली सैंपल्स को अच्छे से लेकर आ पाएँ। तो इसको जब सैंपल्स लेके आएंगे उनको अच्छे से स्टडी किया जाएगा एंड फिर जो भी आपके अलग अलग तरह के इससे चीज़ें समझ आएंगी इनको स्टडी करने के बाद, तो वो काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हमें मदद कर पाएंगे। दोस्तों कल मैंने आप सभी से टॉपिक एक पूछा था सेला टनल के बारे में, तो जूही, लवली शर्मा, प्रिया पांडे जी, इन सभी ने बहुत बढ़िया आंसर्स दिए हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इस पिक्चर के अंदर ये आपको सेला टनल देखने को मिलेगी। दरअसल में जब हम बात करते हैं ना अरुणाचल प्रदेश की, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको सेला टनल का आइडिया होना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं तो सेला टनल ना दरअसल में आपका जो असम का तेजपुर रीजन है वो उसको यहाँ पे कनेक्ट करता है। आपका जो तवांग वाला रीजन है ना आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उससे कनेक्ट करने में बहुत यहाँ पे मदद करता है। तो इसको लगभग 13,700 फीट की हाइट के ऊपर बनाया गया है बाय BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सेला टनल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। प्रधानमंत्री ने इस पर्टिकुलर टनल को वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एट द विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम एट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हालांकि किया गया था वर्चुअली, बट अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सेला टनल पता होनी चाहिए। दोस्तों आज का आपका होमवर्क रहेगा बाल्टीमोर आपके पोर्ट के बारे में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ट्रू फॉल्स के अंदर, तो ये 3 क्वेश्चंस है ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग, तो ये भी आप कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे आंसर बताइएगा। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर मैं बताऊं तो हुलान गापार जो आपका गिबॉन सेंचुरी है, ये आपका केरला के अंदर नहीं बल्कि आपका जो असम है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न हुल ऑफ गिबन की बात करें तो IUCN स्टेटस इसका आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज
इंडीड द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं तीसरे स्टेटमेंट की, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो होता है वो देखो 23 जनवरी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, राइट। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस होता है उसको हम यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये पराक्रम दिवस और करेज डे ये किसके बर्थ के ऊपर मनाया जाता है? द आंसर इज वेरी इजी। ये जो हमारे सरदार पटेल जी है ना, उनके नाम के ऊपर यहाँ पे जो आपका सरदार पटेल जी का नहीं, द आंसर इज सरदार पटेल जी का तो 31 अक्टूबर होता है, वो तो यूनिटी डे होता है। तो यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, उनके जन्म दिवस यानी कि 23 जनवरी को यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस या करेज डे। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको तीनों चीजें पता होंगी स्वामी विवेकानंद जी का भी, सरदार पटेल जी का भी एंड सुभाष चंद्र बोस जी का भी, राइट। आज का आपका होमवर्क रहेगा, एक तो पहला ये क्वेश्चन देखो, दरअसल में ना एक्चुअली क्या हुआ, कल ना मेरी कुणाल रस्तोगी जी से बात हो रही थी। ऑल इंडिया रैंक इनका 15 आया है अभी, जो रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट आया है, एंड इनका मैंने प्रीलिम्स का डिस्कशन किया। तो एक्चुअल में ना इनके 124 नंबर आए हैं इस बार के प्रीलिम्स के अंदर। आप देख रहे हो कट ऑफ 75 के आसपास गई है, उससे लगभग 50 नंबर इनके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने इनके साथ डिस्कशन का एक वीडियो भी बनाया है, तो मैं एक्चुअली इसको शेयर कर दूंगा आज के दिन। आई थिंक टीम अभी एडिट कर रही है उसको, तो आज आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाएगा। एंड आप कोशिश करना उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स उन्होंने शेयर किए हुए हैं कि कैसे प्रीलिम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर भी वो वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ जैसे ही मेरे पास आती है एडिट होके, ठीक है। बट उन्होंने कुछ एक क्वेश्चंस भी बताए थे, तो एक बार आप लोग भी ट्राई करना है इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। बट ये वीडियो आपके लिए ना मस्ट वॉच होगी अगर आप प्रीलिम्स में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं। दूसरा आपके लिए होमवर्क भी इसी तरह से रहेगा, ये भी आपका असर्शन रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक तो एनएफटी के बारे में दिया था, काफी इजी क्वेश्चन है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहले दो बिल्कुल ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। एनएफटी दरअसल में आपके जो क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स होते हैं ऑन ब्लॉकचेन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स, राइट। एंड ये चीज़ आप जानते होंगे, डिफरेंट आपके ड्राइंग्स, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, इस तरह की चीज़ों को आप किसी भी चीज़ को आप एनएफटी के अंदर क्रिएट कर सकते हो, मतलब उसको टर्न कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था क्लारीपेट्टू के बारे में। ये तो आप जानते होंगे, जब भी हम बात करते हैं क्लारीपेट्टू की तो हमें जाना है कहाँ पे, केरला के अंदर। दरअसल में केरला का जो मार्शल आर्ट हमें देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं क्लारीपेट्टू, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होना चाहिए थे, बाकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने इसके क्लारीपेट्टू की यहाँ पे आपको दे दी है, तो इसको भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।